हेलो एवरीवन, वेलकम टू आईएएस भारत। आज हम बात करेंगे डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ इंडियन जुडिशरी के बारे में कि कैसे हमारी इंडियन जुडिशरी ने खुद को डिजिटली ट्रांसफॉर्म किया है ओवर द टाइम। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ कोर्ट्स को कंप्यूटराइज किया जाए। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन का मतलब ये भी है कि जो हमारा जस्टिस डिलीवरी सिस्टम है उसको ज़्यादा से ज़्यादा एफिशिएंट, ट्रांसपेरेंट, अकाउंटेबल और सिटीजन सेंट्रिक बनाया जाए। दिस इज ऑल्सो रिलेटेड टू आर्टिकल 21 that talks about access to justice, Article 14 that talks about right to equality, and Article 39A that talks about equal justice and free legal aid. Now we'll understand the whole process, the whole journey of digitization of Indian judiciary, but before that हम ये समझते हैं कि judiciary इंडिया के लिए या फिर किसी भी कंट्री के लिए इतनी important क्यों है। ठीक है, देखो, Indian judiciary has transformed itself टू केटर टू द चेंजिंग नीड्स ऑफ द सोसाइटी। इंडिया की बात करें तो इंडिया में आज की डेट में 1.4 बिलियन से भी ज़्यादा की पॉपुलेशन है, विच मेक्स इंडिया मोस्ट पॉपुलस कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। इसीलिए सिर्फ पेपर्स का यूज़ करके, पेपर सिस्टम का यूज़ करके जुडिशरी इतनी मासेस को कवर नहीं कर सकती, उनको हैंडल नहीं कर सकती। इसीलिए डिजिटाइजेशन पे फोकस किया जा रहा है। अगर हम इंडियन जुडिशरी की बात करें तो इंडियन जुडिशरी इज कंसिडर्ड एज द गार्डियन ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एंड कैसे ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करता है? इट इज नोन एज द प्रोटेक्टर ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, स्पेसिफिकली बाय प्रोटेक्टिंग द फंडामेंटल राइट्स ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। इसके साथ साथ आर्टिकल 141 क्या कहता है कि सुप्रीम कोर्ट का जो भी डिसीजन होगा वो बाकी सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होगा, बाकी सारे कोर्ट्स या फिर जैसे हाई कोर्ट या फिर सबऑर्डिनेट कोर्ट्स। ठीक है, now since it has to cater to the most populous country of the world, to the largest democracy of the world, इसी वजह से डिजिटाइजेशन की ज़रूरत है इंडिया में। एंड जो हमारे जुडिशरी है, इट क्रिएट्स बैलेंस बिटवीन लेजिस्लेचर एंड एग्जीक्यूटिव, विच इज़ वाई जुडिशरी इज़ इम्पॉर्टेंट। इनफैक्ट जुडिशरी के साथ जो आज की डेट में प्रॉब्लम चल रही है वो है पेंडेंसी ऑफ केसेस की। अगर हम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड का इंफॉर्मेशन देखें तो इसके अकॉर्डिंग आज की डेट में 5.4 करोड़ से भी ज़्यादा केसेस पेंडिंग हैं इंडियन कोर्ट्स में, जिसमें से मोर देन 95,000 जो केसेस हैं वो सिर्फ सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। इसी वजह से डिजिटाइजेशन क्या करेगा? इन केसेस को, इन पेंडेंसी को रिड्यूस करने में हेल्प करेगा। इंडिया में आज की डेट में 25 हाई कोर्ट्स हैं, जो कि हाई कोर्ट्स क्या करते हैं? इट क्रिएट्स लिंक बिटवीन सिटीजन एंड सुप्रीम कोर्ट। तो क्योंकि नंबर ऑफ कोर्ट्स कम है, जुडिशरी में जजेस कम है, बट इट नीड्स टू केटर टू दी लार्जर मासेस। इसी वजह से डिजिटाइजेशन पे ज़्यादा फोकस किया जा रहा है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को हैंडल किया जा सके एंड ज़्यादा से ज़्यादा मासेस तक इन सर्विसेज को प्रोवाइड किया जा सके। Now, before we understand the whole process, let's understand the structure of Indian judiciary. इसके स्ट्रक्चर में अब मान लो अगर हम इंडियन जुडिशरी को यूएसए की जुडिशरी से कंपेयर करें तो यूएसए में हमारी इंडिपेंडेंट जुडिशरी है। मतलब यूएसए में आपको इंडिपेंडेंट जुडिशरी है, मतलब यूएस में आपको फेडरल कोर्ट देखने को मिलेगा, स्टेट कोर्ट देखने को मिलेगा। देखो, स्टेट और नेशनल लेवल पे दोनों के अपने अपने कॉन्स्टिट्यूशन है, दोनों ही अपने अपने लॉज बनाते हैं, प्रोटेक्ट करते हैं और दोनों ही इंडिपेंडेंटली काम करते हैं। अनलाइक इंडिया, इंडिया में इंटीग्रेटेड जुडिशरी है। इंटीग्रेटेड जुडिशरी का मतलब क्या है कि एपेक्स कोर्ट है, उसके नीचे हमारे बाकी हाई कोर्ट एंड देन सबऑर्डिनेट कोर्ट्स आते हैं और ये सारे एक दूसरे से कनेक्टेड हैं। कैसे? जो एपेक्स कोर्ट डिसीजन लेगा उसका डिसीजन हाई कोर्ट पे बाइंडिंग होता है एंड ऐसे ही प्रोसेस कंटिन्यू होता है। सबसे ऊपर आता है हमारा एपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट क्या करता है? हमारे कॉन्स्टिट्यूशन को प्रोटेक्ट करने का काम करता है, हमारे फंडामेंटल राइट्स को प्रोटेक्ट करता है एंड इट ऑल्सो इंटरप्रेट्स दी कॉन्स्टिट्यूशन। इसके आर्टिकल्स देखें तो इट इज़ बिटवीन आर्टिकल 124 टू आर्टिकल 147। इसके नीचे आता है हमारा हाई कोर्ट। हाई कोर्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से या सबऑर्डिनेट कोर्ट से जो भी अपील आती है उनको देखता है। हाई कोर्ट के आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? आर्टिकल 214 से लेके 231 तक। इसके बाद आते हैं हमारे सबऑर्डिनेट कोर्ट्स बिटवीन आर्टिकल 233 टू आर्टिकल 237। ठीक है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा क्या करता है? एंड देयर इज डिफरेंस। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, ठीक है, एंड देन देयर इज सेशन कोर्ट। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट हमारा सिविल केसेस के साथ डील करता है और जो सेशन कोर्ट है वो हमारा क्रिमिनल केसेस के साथ डील करता है। इसके बाद हमारा ट्राइब्यूनल्स भी है। देखो, ट्राइब्यूनल्स इनिशियली हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं थे। ट्राइब्यूनल्स को स्पेसिफिकली पर्टिकुलर टास्क के लिए बनाया जाता है, जिस भी पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना होता है उसके लिए ट्राइब्यूनल्स को क्रिएट किया जाता है। ट्राइब्यूनल्स को 42nd
कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1976 के अंदर इंट्रोड्यूस किया गया था अंडर पार्ट 14A, ठीक है। इसके अंदर दो ट्राइब्यूनल्स हैं, आर्टिकल 323A एंड आर्टिकल 323B। आर्टिकल 328 talks about administrative tribunals and article 323 talks about tribunals for other purposes. Anyways, ठीक है। अगर हम कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्स्टिट्यूशनल पिलर्स या फिर आर्टिकल्स की बात करें इससे रिलेटेड, तो आर्टिकल 32 क्या कहता है कि अगर किसी भी सिटीजन का फंडामेंटल राइट वॉयलेट होता है तो वो डायरेक्टली क्या कर सकता है, सुप्रीम कोर्ट को अप्रोच कर सकता है। इसी का जो सिमिलर आर्टिकल है इट इज़ फॉर सुप्रीम कोर्ट, ठीक है। इसी का जो सिमिलर आर्टिकल है फॉर हाई कोर्ट दैट इज आर्टिकल 226। आर्टिकल 226 के अंदर वही पर्सन हमारा हाई कोर्ट को भी अप्रोच कर सकता है इन केस ऑफ वायलेशन ऑफ देयर फंडामेंटल राइट। बट जो हाई कोर्ट का है स्कोप वो वाइडर होता है सुप्रीम कोर्ट से, क्योंकि हाई कोर्ट हमारा ऑर्डिनरी लीगल राइट के लिए भी रिट्स को इशू कर सकता है, ठीक है। देन आर्टिकल 50 दैट टॉक्स अबाउट सेपरेशन बिटवीन जुडिशरी एंड एग्जीक्यूटिव एंड देन आर्टिकल 141 जो हमने अभी पढ़ा, आर्टिकल 141 कहता है कि सुप्रीम कोर्ट के जो भी डिसीजंस होंगे वो बाकी सारे कोर्ट्स के ऊपर बाइंडिंग होंगे। तो ये हमारा स्ट्रक्चर हो गया, ठीक है। नाउ इफ वी टॉक अबाउट व्हाई द इंडियन जुडिशरी नीड्स टू गो डिजिटल, क्या रीज़न है कि हम इंडियन जुडिशरी को डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं। सबसे पहला रीज़न है ट्रैवल एंड एक्सपेंसेस। देखो, जो भी कॉमन सिटीजन है उसको अगर केस फाइल करना है या फिर हियरिंग के लिए जाना है तो उसको फिजिकली कोर्ट में जाना पड़ता है। अब उससे क्या होगा, अगर मान लो कोई डेली वेज लेबरर है, डेली कमाने के लिए उसको डेली अर्न करना पड़ता है, जिसकी वजह से अगर वो डेली कोर्ट के चक्कर काटेगा तो उसका डेली का वेजेस कट होंगे, उसके साथ साथ ट्रैवल एक्सपेंसेस भी होंगे। इन सारी चीज़ों को कम करने के लिए कोर्ट्स को और जुडिशरी को डिजिटाइज करने की बात की जा रही है ताकि कॉस्ट कटिंग हो, ट्रैवल टाइम रिड्यूस हो, ये सारी चीज़ें हैं। देन पेपर एवरीवेयर। अब आप देखोगे कि जो भी फाइल्स है वो गोडाउन में सालों साल तक पड़ी रहती हैं। जुडिशरी जो भी जजमेंट्स हो गए या फिर जो भी डेटा हो गया या फिर जो भी फाइल्स हो गई, ये सारे हमारे सालों साल तक यहाँ पे गोडाउन्स में पड़े रहते हैं। बट कई बार ऐसा होता है कि वो खो भी जाते हैं। तो इन्हीं सारी चीज़ों के साथ डील करने के लिए अगर कोई भी फाइल या फिर डेटा या फिर कोई भी इंफॉर्मेशन डिजिटल होगी तो वो वहाँ से ईजिली एक्सेसिबल भी होगी और उनके खोने का डर भी नहीं होगा। देन इनविजिबल पेंडेंसी। जो भी लिटिगेंट होता है, कई बार ऐसा होता है कि उसको पता नहीं होता कि उसका जो केस है उसकी नेक्स्ट हियरिंग कब है, या फिर अगर उसके केस की हियरिंग में अगर किसी तरीके का डिले हो रहा है तो वो क्यों हो रहा है। तो ये एक तरीके की इनविजिबल पेंडेंसी क्रिएट कर देता है, तो दैट इज़ ऑल्सो एन इशू। देन जस्टिस डिलेड। अब देखो, होता क्या है कि अगर किसी प्रोसेस को मैनुअली किया जाए उसमें ज़्यादा टाइम लगता है रादर देन अगर किसी प्रोसेस को डिजिटली किया जाए। अब क्योंकि इंडिया में इतने केसेस पेंडिंग हैं तो उसको डील करने के लिए हम लोग जुडिशरी को ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटाइज करने की कोशिश कर रहे हैं आज की डेट में। इसके साथ साथ क्या होगा, एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी इंक्रीज होगी। ऑब्वियसली जो भी रिकॉर्ड है, जो भी डेटा है, उसको एफिशिएंटली एक स्ट्रक्चर्ड मैनर में मैनेज किया जाएगा, तो टाइम कम लगेगा और मैनेजमेंट भी इजी होगा। फिर ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होगी। अब आप देख रहे हो कि लाइव स्ट्रीमिंग होती है, जो भी कोर्ट का डिस्कशन होता है उन सारी चीज़ों का। अब लाइव स्ट्रीमिंग है तो उससे क्या होगा, ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज होती है। तो ये सारे बेनिफिट्स हैं अगर हमारी इंडियन जुडिशरी डिजिटाइज होती है तो। नाउ इफ़ वी टॉक अबाउट द इवोल्यूशन ऑफ जुडिशरी का, जो हमारा डिजिटाइजेशन हुआ है उसका इवोल्यूशन कैसे हुआ है, तो सबसे पहला और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो है वो है ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट, जो कि हमारा 2007 में इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका ऑब्जेक्टिव ये था कि हमें इंडियन जुडिशरी को डिजिटाइज करना है बाय यूजिंग क्या, ICT, इंफॉर्मेशन एंड कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी। इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या है, इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या क्या थे एक्चुअली, ये था कि हमें जुडिशरी में ट्रांसपेरेंसी और अकाउंटेबिलिटी को इम्प्रूव करना है। देन एडमिनिस्ट्रेटिव एफिशिएंसी मेंटेन करनी है, जो भी जुडिशियल प्रोसेस है उसको फास्टर और इजीली एक्सेसिबल बनाना है, एंड लोगों के लिए भी ज़्यादा से ज़्यादा हमें ये सर्विसेज लोगों को भी प्रोवाइड करानी है। इसी वजह से ई कोर्ट मिशन मोड प्रोजेक्ट हमारा इंट्रोड्यूस किया गया था। इसका जो फर्स्ट फेज़ था वो हमारा 2011 के 11 से 15 के बीच में था। इसका जो मेजर एम था बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, मतलब जो भी कोर्ट्स हैं उनको कंप्यूटराइज करना और नेटवर्किंग प्रोवाइड करना, इसका मेजर एम था। इसके बाद जब हम सेकेंड फेज़ पे शिफ्ट हुए
बिटवीन 2015 से लेके 2023 तक इसका सेकेंड फेज था। इसके सेकेंड फेज में फोकस हमारा किसकी तरफ शिफ्ट हो गया? सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज की तरफ। मतलब कि डिजिटाइजेशन का जो भी बेनिफिट है वो लोगों तक पहुंचे, लोग इसको यूटिलाइज कर पाएँ, लोग इसका बेनिफिट ले पाएँ, इसका ध्यान दिया गया। कैसे? यहाँ पे आपको नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड यहाँ पे इंट्रोड्यूस किया गया, देन ई फाइलिंग, ई पेमेंट, ई सेवा केंद्र स्टैब्लिश किए गए। इन चीज़ों का यूटिलाइज करके सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को इम्प्रूव किया गया। एंड थर्ड फेज जो कि अभी हमारा चल रहा है, हम अभी करेंटली थर्ड फेज में ही चल रहे हैं। थर्ड फेज बात करता है पेपरलेस इंटेलिजेंट कोर्ट्स की, और ये कैसे अचीव किया जाएगा? बाय द हेल्प ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड डीप इंटरऑपरेबिलिटी। ठीक, नाउ इफ यू टॉक अबाउट फेज़ 1 और फेज़ 2 को अगर हम एक बार कंपेयर कर लें, 11 से 15 के बीच में फेज़ 1 था और 15 से 23 के बीच में फेज़ 2 था, तो जो आउटले था, जो बजट था, वो फेज़ 2 में ऑलमोस्ट डबल था फेज़ 1 से। फेज़ 1 में हमारे 14,000 के आसपास कोर्ट्स कंप्यूटराइज किए गए, मतलब इनको बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड किया गया, और यही नंबर्स हमारे फेज़ 2 में इंक्रीज़ हो गए 18,000 के आसपास। फेज़ 1 में हमारा लैन वाइड नेटवर्किंग था, लैन इज लोकल एरिया नेटवर्क। अब लोकल एरिया नेटवर्क एंड फेज़ 2 में हमारा वैन था, दैट इज़ वायरलेस एरिया नेटवर्क। लैन क्या होता है? वो हमारे छोटे एरिया को कवर करता है, मतलब जैसे कोई पर्टिकुलर बिल्डिंग हो गई उसको कवर करेगा, वहाँ पे नेटवर्किंग प्रोवाइड कराएगा। बट वैन वायरलेस एरिया नेटवर्क, इसका कवरेज वाइडर होता है, ये डिफरेंट सिटीज़ को या फिर डिफरेंट स्टेट्स को कवर कर सकता है। तो फेज़ 1 में इट वॉज लैन, फेज़ 2 में इट वॉज वैन, वायरलेस एरिया नेटवर्क। फिर फेज़ 1 में जो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग थी वो हमारी ऑलमोस्ट 493 कोर्ट्स में कंडक्ट की गई, और यही हमारा फेज़ 2 में ऑलमोस्ट 5 टाइम्स इंक्रीज़ हो गया, दैट इज़ 3,240 कोर्ट्स में। ठीक है, इसके साथ साथ हमारा फेज़ 2 में नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड, अभी हमने पढ़ा, ई फाइलिंग, ई सेवा केंद्र, ये सारी चीज़ें इंट्रोड्यूस की गई सिटीजन सेंट्रिक सर्विसेज को इम्प्रूव करने के लिए। नाउ अगर अब हम बात करें फेज़ 3 में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करके कैसे एफिशिएंसी को इम्प्रूव किया गया है, क्या क्या अचीवमेंट्स किए गए हैं टिल दिस टाइम, जो कि हमारा फेज़ 3 कब तक कंटिन्यू होने वाला है? 2027 तक। तो फेज़ 3 में 753 करोड़ ऑफ पेजेस को, जो को रिकॉर्ड्स थे, जो भी हमारे रिकॉर्ड्स अवेलेबल थे हमारे जुडिशरी से रिलेटेड, ठीक है, उनको क्या कर दिया गया है? डिजिटाइज कर दिया गया है। ठीक है, दूसरा है हमारा 1.25 करोड़ केसेस की ई फाइलिंग हुई है, मतलब ऑनलाइन केसेस फाइल किए गए हैं रादर देन फिजिकली कोर्ट जाकर के फाइल करने के लिए। इससे क्या हुआ है? टाइम रिड्यूस हुआ है और कॉस्ट भी बचा है सिटीजन्स का। नेक्स्ट 1800 के आसपास ई सेवा केंद्र स्टैब्लिश किए गए हैं। अब ई सेवा केंद्र क्या होता है? ये एक तरीके का डिजिटल हेल्प सेंटर होता है, जो कि कोर्ट के कॉम्प्लेक्सेस में ही इस्टेब्लिश किया जाता है। ये स्पेसिफिकली उन लोगों के लिए होता है जो डिजिटली बैकवर्ड होते हैं, जिनको डिजिटल सर्विसेज को यूटिलाइज करने नहीं आता, यूज़ करने नहीं आता है। तो ये उन लोगों को ही इन सर्विसेज को अवेल कराने में हेल्प करता है, उनको बताता है कि उनकी क्या क्या सर्विसेज हैं और उनको उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन भी दे देता है। नेक्स्ट है हमारा 4,500 के आसपास कोर्ट्स ने ई फाइलिंग भी इनेबल की है। इसके साथ साथ 7,500 के आसपास जो स्टैब्लिशमेंट हैं उनमें वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की फैसिलिटी क्रिएट की गई है। एंड देन 6,895 कोर्ट्स आर ऑन NSTEP's नेशनल सर्विस एंड ट्रैकिंग ऑफ इलेक्ट्रॉनिक प्रोसेस। ये क्या करता है? ई समन इशू करता है, मतलब ये एक ई कोर्ट इनिशिएटिव है जो कोर्ट के समन को इलेक्ट्रॉनिकली इशू करता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा 538 courts are now equipped with virtual hearing, and lastly 474 courts are ready to go complete paperless। तो ये सारे अचीवमेंट्स हैं हमारे फेज़ 3 के। अब अगर हम नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के बारे में बात करें तो ये हमारा 2015 में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये एक तरीके का डैशबोर्ड है जहाँ पे आपको जुडिशरी से रिलेटेड अगर किसी भी डेटा, फैक्ट, इन्फॉर्मेशन की ज़रूरत है तो आप यहाँ जाके असेस कर सकते हो। यहाँ पे 3 डेडिकेटेड डैशबोर्ड्स हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से रिलेटेड। इन तीनों के बारे में आपको यहाँ इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। कौन कौन सी इन्फॉर्मेशन होती है? किसी भी केस से रिलेटेड, वो पर्टिकुलर केस किस स्टेज पे है, फाइलिंग स्टेज पे है, हियरिंग स्टेज पे है, या फिर हमारा उसका डिस्पोजल हो चुका है, इन सारे स्टेजेस के बारे में भी वहाँ मेंशन होता है। फिर कितने केसेस किस जगह पे पेंडिंग है, सुप्रीम कोर्ट में कितने केसेस पेंडिंग है। जैसे अभी हमने बोला था नेशनल जुडिशियल डेटा ग्रिड के अकॉर्डिंग ही मोर देन 95,000 केसेस सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है।
तो पेंडेंसी भी बताता है ये, एंड उसके साथ साथ ये भी बताता है नंबर ऑफ केसेस पेंडिंग, तो ये बताता है, ये भी बताता है कि व्हाट इज़ द रीज़न जिसकी वजह से केस पेंडिंग है कोर्ट्स के अंदर, ठीक है, रीज़न फॉर डिले, मिसिंग पार्टीज, पेंडिंग डॉक्यूमेंट्स, या कोर्ट का स्टे लग गया है जिसकी वजह से पेंडेंसी है, ठीक है। इसके बाद अगर हम ई फाइलिंग और ई पेमेंट की बात करें, ई फाइलिंग बात करता है ऑनलाइन केसेस फाइल करने से रिलेटेड। इससे क्या होगा, ऑब्वियसली बात है, ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट बढ़ेगा, लोगों को जो भी एक्सेसिबिलिटी है वो बढ़ेगी, रिमोट एरियाज़ में जो लोग प्रेजेंट हैं जो नहीं जा सकते फिजिकली कोर्ट के सर्विसेज को अवेल करने के लिए, वो भी इसका इस्तेमाल करके अपने केसेस को फाइल कर सकते हैं। दूसरा है हमारा ई पेमेंट। ई पेमेंट भी हमारे और कोर्ट की फ़ीस को डिजिटली पे करने की बात करता है। तो ये सारी सर्विसेज हैं इसके अंदर। हमारा ये फ़ेज़ 2 की बात है, ठीक है, फाइलिंग कंप्लेंट्स, ठीक है, एप्लीकेशंस वगैरह। इसमें और भी सर्विसेज इंक्लूडेड हैं, जैसे ऑनलाइन पेमेंट हो गया, ई वकालतनामा हो गया, ई साइनिंग ऑफ डॉक्यूमेंट्स हो गया, वीडियो रिकॉर्डेड ओथ्स हो गया, एप्लीकेशन फाइल करना, एडवोकेट का पोर्टफोलियो, ये सारी सर्विसेज इसके अंदर प्रेजेंट हैं। अगर हम अचीवमेंट की बात करें तो अभी हमने देखा 30 जून 2026 तक 1.25 करोड़ केसेस हमारे ई फाइलिंग के थ्रू किए गए हैं, मतलब ऑनलाइन केसेस फाइल किए गए हैं। इसके साथ साथ 1400 करोड़ के आसपास जो कोर्ट फीस है वो ऑनलाइन पे की गई है, एंड अराउंड 75 करोड़ का फाइन भी ऑनलाइन ही कलेक्ट किया गया है। इफ़ यू टॉक अबाउट वर्चुअल कोर्ट्स क्या काम करते हैं, मतलब ऑनलाइन हियरिंग होती है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग होती है। अब वर्चुअल कोर्ट से क्या होगा, वर्चुअल कोर्ट से हमारे हर इंसान के लिए ये इजीली एक्सेसिबल हो जाएगा, चाहे वो लिटिगेंट हो, चाहे वो लॉयर हो, चाहे वो जज हो, ठीक है। वर्चुअल हियरिंग में अगर हम डेटा देखें आज के टाइम में तो 4.18 करोड़ रिमोट हियरिंग कंडक्टेड बाय वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, 4 करोड़ से ज़्यादा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के थ्रू हियरिंग कंडक्ट की जा चुकी है। ट्रैफिक चालान्स के लिए 31 वर्चुअल कोर्ट्स फॉर्म कर दिए गए हैं, एंड 11 हाई कोर्ट्स ऐसे हैं जो अपने कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को अब लाइव स्ट्रीमिंग करते हैं, मतलब कॉमन सिटीजन भी उसको देख सकता है। और इससे क्या होगा, हमारी ट्रांसपेरेंसी भी इंक्रीज़ होगी और अकाउंटेबिलिटी भी इंक्रीज़ होगी। देन न्याय श्रुति क्या है, ये इसमें क्या होता है, अक्यूज्ड विटनेस, पुलिस और एक्सपर्ट्स ये सारे ही टेस्टिफाई कर सकते हैं ऑनलाइन बाय द हेल्प ऑफ ICJS, इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम के थ्रू। ई सेवा केंद्र के बारे में मैंने आपको बता दिया, ये एक डिजिटल हेल्प सेंटर है जहाँ पे वो लोग इसको यूटिलाइज़ करते हैं जो डिजिटल सर्विसेज को, डिजिटल प्लेटफॉर्म्स को यूज़ करना नहीं जानते हैं। तो ई सेवा केंद्र के थ्रू वो अपने लिए जो भी उनको फैसिलिटीज़ अवेलेबल हैं वो यहाँ से अवेल कर सकते हैं, उनके बारे में जान सकते हैं, जैसे उनके केस का स्टेटस क्या है, उनकी नेक्स्ट हियरिंग की डेट कब होगी, देन ई स्टैम्प पेपर, ई पेमेंट, ई फाइलिंग में उनको हेल्प मिल सकती है यहाँ पे कि कैसे करनी है, ऑनलाइन कैसे केस को फाइल करना है। देन फ्री लीगल एड से रिलेटेड भी उनको यहाँ पे गाइडेंस मिल सकता है। नाउ इफ़ यू टॉक अबाउट इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, तो पहले क्या था, पहले पुलिस हो गया, कोर्ट हो गया, प्रिजन हो गया, फॉरेंसिक हो गया, ये सारे अलग अलग साइलोस में काम करते थे। बट इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम ने इनको एक साथ डिजिटली कनेक्ट कर दिया और ये एक साथ मिल करके काम कर सकते हैं अब। तो ICJS क्या करता है, ये लिंकेज करता है, ये लिंक करता है पुलिस को, कोर्ट्स को, प्रिजन को, फॉरेंसिक को, एट्सेट्रा। फिर हमारा आता है क्राइम एंड क्रिमिनल ट्रैकिंग नेटवर्किंग सिस्टम, ये पुलिस को, जो भी पुलिस स्टेशंस हैं एंड पुलिस सर्विसेज को एक साथ कनेक्ट करने का काम करता है। मतलब यहाँ पे FIRs भी डिजिटली रजिस्टर किए जा सकते हैं, उसके साथ जो क्राइम है और जो क्रिमिनल का डेटा रिकॉर्ड ये सब यहाँ पे मेंटेन किया जा सकता है। देन हमारा है ई साक्ष्य, ये क्या करता है, जो भी एविडेंसेस हैं क्राइम या फिर क्राइम सीन से रिलेटेड या फिर क्रिमिनल से रिलेटेड, ये उन सारे एविडेंसेस को स्टोर करके रखने का काम करता है। इसके बाद ये आता है ई समन, ठीक है, ई समन के थ्रू ये कोर्ट के समन या फिर ऑर्डर को इलेक्ट्रॉनिकली इशू करने का काम करता है। फिर आता है हमारा NAFIS, नेशनल ऑटोमेटेड फिंगरप्रिंट आइडेंटिफिकेशन सिस्टम। यहाँ पे ये एक तरीके का नेशनल डेटाबेस है जहाँ पे जो भी क्रिमिनल्स या फिर अक्यूज्ड हैं उनका जो फिंगरप्रिंट है उससे रिलेटेड डेटाबेस यहाँ पे मौजूद होता है ताकि ज़रूरत के समय उसको इस्तेमाल किया जा सके। इसके बाद हमारा ई प्रिजन, ई फॉरेंसिक की फैसिलिटी भी इसके अंदर प्रोवाइड की गई है।
नाउ इफ यू टॉक अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज, मतलब फेज 3 में स्पेसिफिकली इसी चीज़ के बारे में बात की गई है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का कैसे इस्तेमाल किया जाए कि डिजिटल जो भी सर्विसेज हैं कोड से रिलेटेड उनको और ज़्यादा इम्प्रूव किया जा सके। अब जो हमारा 7200 के आसपास करोड़ का जो फंडिंग दिया गया है फेज 3 के लिए, उसमें से 53 करोड़ आसपास इसी चीज़ के लिए दिया गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से रिलेटेड, टेक्नोलॉजी डेवलप करने से रिलेटेड, ठीक है, ताकि जजेस को इससे असिस्टेंस मिले। यहाँ पे सुपेस इंपॉर्टेंट है, सुप्रीम कोर्ट पोर्टल फॉर असिस्टेंस इन कोर्ट्स एफिशिएंसी। यहाँ पे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल किया जाएगा ताकि इससे जजेस को हेल्प दी जा सके इन टर्म्स ऑफ किसी भी केस से रिलेटेड, अगर उनको किसी भी तरीके की हेल्प चाहिए रिलेटेड टू डेटा, फैक्ट्स, पुराना कोई केस अगर उनको देखना है, वो सारी इन्फॉर्मेशन ये एआई हेल्प करेगा उनको देने के लिए, जिससे वो कोर्ट की प्रोसीडिंग और ज़्यादा फास्टर और ईजिली कंडक्ट की जाएगी। देन सुवास क्या है? सुप्रीम कोर्ट विधिक अनुवाद सॉफ्टवेयर। जो भी कोर्ट की प्रोसीडिंग्स होती हैं या फिर कोर्ट का ऑर्डर होता है वो हमारा इंग्लिश में होता है, ठीक है। अब उसको देयर आर 18 लैंग्वेजेस, ठीक है, इनको 18 डिफरेंट रीजनल लैंग्वेजेस में कन्वर्ट करता है ताकि कॉमन सिटीजन के लिए भी ये ईजिली यूटिलाइज कॉमन सिटीजन भी कर सके। देन देर इज लेग आरए, लीगल रिसर्च एंड एनालिसिस असिस्टेंट, ठीक है, ये वही जो भी जजेस हैं उनको रिसर्च और डॉक्यूमेंटेशन में हेल्प करने का काम करता है। देन वी हैव ASR श्रुति एंड पनीनी, ये भी एक तरीके का ट्रांसलेशन टूल ही है। ये क्या करता है? वॉइस टू टेक्स्ट में कन्वर्ट करता है ताकि ऑर्डर और जजमेंट के डिक्टेशन में हेल्प मिल सके। अब डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन से हुआ क्या है? क्या नंबर ऑफ केसेस बढ़े हैं या फिर उनका जो डिस्पोजल है वो इम्प्रूव हुआ है? आइए जानते हैं। सबसे पहले अगर हम देखें तो 2014 से 2025 के बीच में जो केस फाइलिंग है वो नियरली ट्रिपल हो गई है। डेटा देखें तो 2014 में 1 करोड़ के आसपास नए केसेस फाइल हुए थे और 0.8 करोड़ के आसपास केसेस डिस्पोज किए गए थे। वही डेटा अगर हम देखें 2025 का, तो 2025 में ऑलमोस्ट 2.6 करोड़ के आसपास केस फाइल हुए, which we talked about almost triple, and 0.8 करोड़ था डिस्पोजल, एंड यहाँ पे 2025 में द डिस्पोजल इज 2.5 करोड़ केसेस का डिस्पोजल किया गया है। तो ऑब्वियसली बात है एफिशिएंसी इंप्रूव हुई है डिजिटल सर्विसेज को अवेल करने से, दैट इज व्हाई दिस इज अ गुड थिंग। Now, despite digitally transforming itself, there are also certain challenges related to this. वो challenges कौन कौन से हैं? इसमें सबसे पहला है डिजिटल डिवाइस। जब भी किसी डिजिटल सर्विस को अवेल करने की बात होती है उसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है डिजिटल डिवाइड की बिटवीन रूरल एंड अर्बन पॉपुलेशन, क्योंकि रूरल एरियाज़ में डिजिटल सर्विसेज को अवेल करना डिफ़िकल्ट होता है एज़ कम्पेयर टू अर्बन एरियाज़, जिसकी वजह से डिजिटल गैप क्रिएट हो जाता है। तो वो डिजिटल गैप को फिल करने की ज़रूरत है। देन क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात की गई है फेज 3 में, बट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए हैवी सॉफ्टवेयर की ज़रूरत होती है जो आज की डेट में कोर्ट्स के पास नहीं है, तो उसकी भी ज़रूरत है। दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द प्रॉब्लम। देन अब इन सर्विसेज को अवेल करने के लिए, अब क्योंकि जजेस को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का इस्तेमाल करना है तो वो कैसे करेंगे? जब उनको पता होगा इसके बारे में, जब उनको प्रैक्टिस होगी इसके बारे में। तो इसी वजह से उनको ट्रेनिंग दी जानी चाहिए, चाहे वो जजेस हो, लॉयर्स हो, लिटिगेंट हो, कोई भी हो, ताकि वो उन सर्विसेज को इफ़ेक्टिवली अवेल करा सकें। देन डेटा प्रिवेसी, अब क्योंकि डिजिटली इन्फॉर्मेशन को स्टोर किया जाएगा, चाहे वो फिंगरप्रिंट हो या फिर किसी भी क्रिमिनल से रिलेटेड, किसी भी अक्यूज से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हो, तो उन इन्फॉर्मेशन को कैसे प्रिजर्व या प्रोटेक्ट किया जा सके, दैट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज। तो वे फॉरवर्ड क्या है? इन्हीं चैलेंजेस को अगर हम सॉल्व करने की कोशिश करें तो हमारा वे फॉरवर्ड निकल करके आ जाएगा। जैसे डिजिटल गैप को फिल करने की कोशिश की जानी चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक डिजिटल सर्विसेज प्रोवाइड की जानी चाहिए, लोगों में अवेयरनेस क्रिएट किया जाना चाहिए रिलेटेड टू दिस सर्विसेज। देन एआई के लिए जिस भी हार्डवेयर की ज़रूरत है वो अवेल कराया जाना चाहिए। फिर रिक्वायर्ड ट्रेनिंग प्रोवाइड की जानी चाहिए टू द जजेस, लॉयर्स, ताकि वो इन सर्विसेज को अच्छे से यूटिलाइज़ कर पाएँ, ताकि जो जुडिशरी है वो ज़्यादा से ज़्यादा केसेस को फाइनली सॉल्व कर पाए, उनको डिस्पोज कर पाए, ठीक है। और डेटा प्रिवेसी पे भी काम करना चाहिए ताकि जो क्रिमिनल्स हैं या फिर कोई भी है जिसका भी डेटा स्टोर्ड है उसका डेटा प्रोटेक्टेड रहे। और इसके साथ साथ क्या एग्जैक्टली यही सारी चीज़ें यहाँ पे आपको दी हुई हैं, ठीक है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट द टॉपिक। आई होप यू लाइक द टॉपिक, आपको ये टॉपिक समझ आया होगा। इन द नेक्स्ट लेक्चर वी विल डिस्कस अ डिफरेंट टॉपिक। टिल देन, थैंक यू सो मच।